अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा एंडिकेट लेक्चर सीरीज़ में जो टॉपिक है द सेल चैप्टर का, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपने इसका कोई भी जो है ना पार्ट स्किप नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो एंडो है इसका मतलब है नियर टू न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के पास, नियर टू न्यूक्लियस। ठीक है, और जो रेटिकुलम है इसका मतलब है जाल, नेट। ठीक है, जाल, यानी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का जो जाल होता है ना, उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो अगर अभी इसको हम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम देखें तो लाइक ये सेल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस उसका हो गया सेल का, और लाइक इस तरह से ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फॉर्म ऑफ द ये लाइक। ठीक है, ये है हमारे पास एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, और जो ये है वो है एंडोप्लाज्म। ये हो गया एंडोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद अब हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। ये हो गया। ठीक है, डिस्कवरी। सबसे पहले जो गार्नियर एक बंदा था, उसने इसको नाम दिया था आर्गेस्ट्रोप्लाज्म का। आर्गेस्ट्रोप्लाज्म का गार्नियर था, who named आर्गेस्ट्रोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि जो न्यूरॉन में निजल्स ग्रेन्यूल्स होती हैं उसकी तरह का उसने इसको पाया था, तो इसने इसको निजल ग्रेन्यूल्स से ही इसका नाम दिया आर्गेस्ट्रोप्लाज्म। ठीक है, गार्नियर के बाद आया पोर्टर। ठीक है, पोर्टर ने इसको नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही। ठीक है, लेकिन पोर्टर के बाद एक बंदा था क्लॉड। ठीक है, उसने कहा कि ये माइक्रोसोम्स हैं। ठीक है, उसने इसको माइक्रोसोम्स का नाम दिया। माइक्रोसोम्स की अब आगे से इसने दो टाइप्स हमारे पास बताई। एक बताई SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक बताई RER विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो एक ग्रेन्यूलर माइक्रोसोम, इसे कहा उसने कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और इसका दूसरा नाम उसने कहा ए ग्रेन्यूलर। सो सिर्फ ग्रेन्यूलर इसको कहा था। ठीक है, उसने इसको कहा कि RER ग्रेन्यूलर माइक्रोसोम, और जो स्मूथ ER थे ना, उससे इसने कहा ए ग्रेन्यूलर। ग्रेन्यूलर मीन्स ये दानेदार थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दानेदार थी, और जो स्मूथ थी ना वो थी मतलब उनमें दाने वगैरह यानी कि ग्रेन्यूल्स नहीं थे। ये टोटल जो रेटिकुलम था उसका 2/3 पार्ट थी हमारे पास, कि 2/3 था हमारे पास ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और 1/3 थी हमारे पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं लेब्रिंथिन्स। स्मूथ और जो रफ हैं उन्हें कलेक्टिवली कहा जाएगा लेब्रिंथिन। ठीक है, ये इसका हो गया। अब जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो न्यूक्लियस है, ये एमसीक्यू है कि दोनों लार्जेस्ट पार्ट है एक सेल के। एक सेल के जो लार्जेस्ट पार्ट होते हैं वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। इनका अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वॉल्यूम है वो 10% वॉल्यूम है ऑफ सेल। ठीक है, ये जो एब्सेंट होती है हमारे पास वो सेल्स जो एक्सट्रीमली डिवाइड करते हैं, लाइक जैसे मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और उसके अलावा सीवी ट्यूब सेल्स हैं, जिसमें एक्सट्रीमली डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं ना
उनमें एब्सेंट होता है। एक्सट्रीमली डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो वो यानी कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्टर्ब हो जाती है। कौन सी? जिसमें हाईली डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो कंटिन्यूसली जो है ना डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उनमें जो ये होती है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो है ना डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसमें एब्सेंट नहीं होती। एब्सेंट में होती है जिसमें एक्सट्रीमली डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल में मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स और सीवी ट्यूब सेल्स दोनों लिखवाए थे। अब हम यहाँ पे जो करने लगे हैं वो है रफ RER, ठीक है। इसमें हमारे पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं, अटैच राइबोसोम, इसलिए इसे जो है ना कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं क्योंकि जो राइबो इसके पास होती है एक प्रोटीन विच इज राइबोफोरिन प्रोटीन, राइबोफोरिन प्रोटीन एक होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इसकी मेम्ब्रेन में राइबोफोरिन प्रोटीन होती है, इसलिए इसके पास जो है राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब एक जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें 60S सब यूनिट के जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं, सब यूनिट के जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि इसमें राइबोसोम्स ऑलवेज अटैक होते हैं, ये पीरियोडिक अटैचमेंट होती है, कभी अटैच होते हैं और कभी नहीं होते, ठीक है। राइबोसोम्स की जो अटैचमेंट होती है ना वो होती है पीरियोडिक। ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे कि ये क्या कौन से फंक्शंस जो है ना परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसके हम फंक्शंस की बात करेंगे। इसके फंक्शंस, सबसे इसका जो पहला फंक्शन है वो है प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन बनाता है ये। दूसरा इसका फंक्शन है ये फोल्डिंग करता है ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होती है ना उन्हें आपस में फोल्ड करते हैं, जैसे क्वाटर्नरी प्रोटीन्स हो गई, उन ये फोल्ड होती है ना वो किसकी वजह से होती हैं, वो इसकी वजह से रफ RER की वजह से होती है प्रोटीन्स। और तीसरा इसका है ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ग्लाइकोसाइलेशन कैसे होती है, इसके साथ कार्ब्स को अटैच करता है प्रोटीन के साथ, उसकी ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है, ओके। ये हो गया इसका एक फंक्शन, ठीक है। इसकी जो है ना बॉक्स लाइक शेप होती है, तो इस वजह से इसको जो है ना क्रिस्टर्नी का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो इंजाइम्स पाए जाते हैं दैट वाज लाइजोसोमल एंजाइम पाया जाता है, इसमें हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम होता है इसमें हमारे पास, और इसमें हमारे पास म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं, ठीक है। और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ये हमारे पास इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हो गए। अब हम बात करेंगे इसकी अक्रेंस की, कि कहाँ पे ये पाया जाता है। ये थोड़ा सा इसका, ठीक है, अक्रेंस हो गई। प्लाज्मा क्लोन सेल्स में ये पाया जाता है। ये हमारे पास सारे MCQs हैं। जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स है ना उनमें ये प्रेजेंट होता है। ये जो प्लाज्मा क्लोन सेल्स ये क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं एंटीबॉडीज को बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा क्लोन सेल्स में पाया जाता है। इसके अलावा ये पाया जाता है एक्टिनार सेल्स, यानी कि पेनक्रियाज में ये जो सेल्स होते हैं एसिनार सेल्स, उनमें भी होता है।
ऐसे ना सेल्स में पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद जो इन बीटा और अल्फा सेल्स होते हैं, यानी कि अल्फा बीटा सेल्स होते हैं, ये हमने एड्रीनल ग्लैंड्स में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीशन करवाते हैं ये सेल्स, उनमें पाया जाता है। ठीक है, जो गोबलर सेल्स है, अब गोबलर सेल्स क्या करते हैं, जैसे अभी मैम इसमें म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, गोबलर सेल्स ही असल में म्यूकस सिक्रीटिंग होती है, आप साथ लिख भी सकते हैं। ठीक है, गोबलर सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स, और हमारे पास ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनमें पाए जाते हैं। ये सर्टोली सेल्स क्या कहते हैं कि इनहिबिट करते हैं, इनहिबिन की जो रिलीज होता है ना, इनहिबिन जो इनहिबिशन करवाता है असल में, उसको रिलीज करते हैं सर्टोली सेल्स। इसके अलावा ये हमारे पास एक्टिविन भी रिलीज करते हैं, ये मेल्स में हमारे पास रिलीज करते हैं। ठीक है, मेल्स में, ये मैं लिख देती हूँ इधर कि मेल्स में सर्टोली सेल्स पाए जाते हैं जो इनहिबिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, और एक्टिविन भी पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, उनमें भी ये पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा, ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट ये हमने बोन एंड कार्टिलेज वाले टॉपिक में पढ़ा था। ये हो गया हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट। ये कोलाजन रिलीजिंग सेल्स होते हैं, ये ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये दोनों कोलाजन रिलीज करते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, इनमें हमारे पास ये पाए जाते हैं। ये सब हमारे पास एमसीक्यूज है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपने याद रखने। इसके अलावा जो मैक्रोफेजस सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज जो है ना होते हैं, मैक्रोफेजस सेल्स जो होते हैं ना, फेगस सेल्स, उनमें पाए जाते हैं। मैक्रोफेगस सेल्स वो होते हैं जिनमें जो है ना लाइसोसोम ज़्यादा होते हैं, तो ये वो सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जैसे हमने कहा कि लाइसोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो मैक्रोफेगस सेल्स में भी ऑब्वियसली पाए जाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट आपने याद रखना है कि सर्टोली और जो एक्टिविन होते हैं, सर्टोली सेल्स जो होते हैं ना, यहाँ जो एक्टिविन सर्टोली सेल्स का होता है, ये एक्टिविन हमारे पास सर्टोली सेल्स रिलीज, ये सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं इनहिबिन को। इनहिबिन क्या करता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनता है और इसे रिलीज किया जाता है बाय सर्टोली सेल्स। ठीक है, लेकिन जो फीमेल में है ग्रेन्युलोसा इनहिबिन का काम करता है, यानी कि फीमेल में ग्रेन्युलोसा रिलीज होता है, मेल्स में हमारे पास जो है ना इनहिबिन रिलीज होता है, यानी कि सर्टोली सेल से इनहिबिन रिलीज होता है। ये हमारे पास था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम इसके स्मूथ की बात करेंगे कि स्मूथ कौन से होते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी बात करेंगे अभी। हाँ, ये मैं ज़रा इरेज कर लूँ। सर को आप में इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक किया करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इट विल बी ए ग्रेट फेवर। ठीक है, मैं बहुत ही बिजी स्केड्यूल से अपने जो है ना आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आगे आपकी मर्जी है और तो मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो इनमें जो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अगर राइबोसोम्स नहीं होते तो राइबोफोरिन प्रोटीन्स भी नहीं होती। ठीक है, वही तो अटैचमेंट राइबोफोरिन प्रोटीन्स भी नहीं होती। ठीक है, राइबोफोरिन भी नहीं इसमें होता। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप के होते हैं, लाइक ये इस तरह से। एक होते हैं ट्यूबुलर शेप्ड, ट्यूबुलर शेप्ड होते हैं, और दूसरे होते हैं वेसिकल शेप, वेसिकल शेप्ड होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों है ना हमारे पास, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं रेटिना सेल्स में। जो रेटिना सेल्स हमारे आईज में पाए जाते हैं ना, उनमें हमारे पास ये दोनों प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, अब जो वेसिकल जो शेप वाले होते हैं ना, ये हमारे पास एक रिलीज करते हैं विटामिन ए को। ठीक है, विटामिन ए को रिलीज करते हैं वेसिकल शेप्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
विटामिन ए को करता है क्योंकि विटामिन ए से हमारे पास एक पिगमेंट रिलीज होता है जो हमारे पास जो है ना लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर विटामिन वेसिकल शेप्ड सेल्स यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल शेप्ड होंगे हमारे पास SCR, वो अगर विटामिन को रिलीज नहीं करेंगे ना, तो ये अगर एब्सेंट होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है। इसकी एब्सेंस से हमारे पास क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये पिगमेंट रिलीज करता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और बंदा देख सकता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना तो अपने पहले ही होगा, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सॉरी, ये बोलते बोलते मैंने लिखी हुई थी है, ठीक है। तो अगर ये एब्सेंट होगा तो ये लाइट भी नहीं एब्जॉर्ब होगी, लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो देखना नहीं सकेगा बंदा, ठीक है। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है ड्यू टू विटामिन ए। अगर हमारे पास पूछ दे कि विटामिन ए किसकी वजह से जो है ना नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होती है, वो हम लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। इसके अलावा एक और पॉइंट की ट्यूबुलर शेप और जो वेसिकल शेप्ड होते हैं, ये दोनों माइलॉइड बॉडी यानी कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जो ये माइलॉइड बॉडी होती है ना, उसमें हमारे पास होते हैं ये ट्यूबुलर और वेसिकल शेप, ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। रेटिना सेल्स में भी प्रेजेंट होंगे और माइलॉइड बॉडी में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम स्मूथ के फंक्शंस की तरफ आ जाएं, ठीक है, ये एक फंक्शन ये, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये लिपिड बनाता है, यानी कि लिपिड्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, लिपिड्स फॉर्मेशन, ठीक है, लिपिड्स बनाता है। अब लिपिड्स में कौन से, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है, जो मेम्ब्रेन को प्लास्टिसिटी और फ्लूइडिटी देते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, फॉस्फोलिपिड्स। स्पेलिंग में अगर कोई फॉस्फो लिखते हुए पता नहीं चल रहा होता ना, ठीक है, तो वो आप कर लिएगा, जो फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, ठीक है। तो जो एक जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, वो मेम्ब्रेन को प्लास्टिसिटी यानी कि प्लास्टिसिटी विच इज इलास्टिसिटी देता है। इसके अलावा जो है ना फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसको फॉस्फोलिपिड। तो यानी कि अगर हमारे पास MCQs पूछा जाए कि किसकी वजह से सेल जो है ना इलास्टिक होता है या प्लास्टिसिटी उसमें होती है, तो अब कहेंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास है ना ये रिलीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी निकलता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ठीक है। आगे ये हमारे पास जाता है तो ये बनाता है प्रेग्निनोलिन, प्रेग्निनोलिन, ठीक है। ये हमारे पास बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में बनाता है वो मैं लिख रही हूँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में आगे जाते तो प्रेग्निनोलिन बना देता है, फिर हमारे पास फिर स्मूथ में वापस आता है और बनाता है प्रोजेस्टेरोन विच इज अ सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये बनाता है SER में, ओके। अभी आगे हम प्रोजेस्टेरोन की अगर ओवरव्यू करें तो प्रोजेस्टेरोन आगे हमारे पास होता है, डिवाइड होता है कॉर्टिसोल में एंड एल्डोस्टेरोन में, कॉर्टिसोल में और एल्डोस्टेरोन में ये डिवाइड हो जाता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। जो आप देखिए कॉर्टिसोल आगे हमारे पास जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स में, वहाँ पे कॉर्टेक्स होता है। तो अगर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स बनाने में कौन जिम्मेदार है, तो वो हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जिम्मेदार है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कॉर्टेक्स होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है। इसके अलावा जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये प्रोजेस्टेरोन से हमारे पास बनते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम में जो है ना हमारे पास रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन की रिलीज होने के बाद, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम में ये किससे हमारे पास ग्रेन्युलोसा सेल्स को में से रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी होगा प्रोजेस्टेरोन की वजह से,
तो ये किसकी वजह से होगा, ग्रेन्युलोसा सेल्स इसको रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ना प्रोड्यूस करता है ये जो है ना एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरोन भी करता है, एस्ट्रोजन करता है, एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। एस्ट्रोजन यानी कि जो फीमेल में थेकस सेल्स होते हैं, THECA थेकस सेल्स होता है ना, वो उनमें हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज होता है। और टेस्टोस्टेरोन मेल्स में रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन। लाइडिक सेल्स यानी कि जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है ना, उसमें हमारे पास प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन हमारे पास फीमेल्स में रिलीज करता है, और जो मेल्स होते हैं ना उनमें हमारे पास ये रिलीज करेगा टेस्टोस्टेरोन थ्रू लाइडिक सेल्स। ठीक है, लाइडिक सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है। इसके अलावा जो इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो है ना ये हमारे पास विटामिन डी बनाता है, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जो स्मूथ है, इसमें विटामिन ए तो निकलता ही है, वेसिकल्स जो शेप्ड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विटामिन ए तो निकालते हैं, लेकिन इसके अलावा ये विटामिन डी की फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, विटामिन डी बनाता है। जो विटामिन डी जो है ना हमारे पास अगर इसकी इंसान में कमी हो जाए ना, तो इसकी वजह से डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है इन चिल्ड्रन। इन अडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस होगी, चिल्ड्रंस में हमारे पास होगी रिकेट्स होगा। ठीक है, प्लस रिकेट्स होंगे। ठीक है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो अगर हमारे पास वो पूछ ले कि नाइट ब्लाइंडनेस है या ऑस्टियोपोरोसिस है या रिकेट्स है, ये किसकी वजह से होती है, तो हम इसका नाम करेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये दोनों होती है, ये दोनों डिजीजेस हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में आती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ग्लाइकोजन है मेल में, लीवर में ग्लाइकोजन बाहर पाया जाता है ना, तो ये ब्रेक हो जाएगा और बनाएगा ग्लूकोज, यानी कि ग्लाइकोजन रिलीज होकर ग्लूकोज बनाता है ना, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है ना वो भी हमारे पास इसकी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन ग्लूकोज इन लीवर, जो लीवर में ग्लूकोज पाया जा रहा है उसकी ब्रेक डाउन करवाएगा। ठीक है, और हमारे पास ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक साइकिल होता है, जैसे बहुत से हमारे बॉडी में साइकिल होते हैं, क्रेब्स साइकिल होते हैं, इसके अलावा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, ये साइकिल्स जितने भी हमारे पास हो रहे हैं इनमें एक एडिशन में साइकिल होता है 450 मोनो ऑक्सीजिनेज साइकिल है। ठीक है, ये जो है ना टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। इस साइकिल में ये होता है कि जो वाटर सोल्यूबल टॉक्सिन्स होते हैं थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, तो उस साइकिल में इन्वॉल्व होता है ये मोनो ऑक्सीजनेज साइकिल। ठीक है, इसके अलावा जो बाइल सॉल्ट्स की रिलीज करवाता है वो हमारे पास करवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बाइल सॉल्ट्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स रिलीज LPASE हम ठीक है रिलीज लिखेंगे। उसके अलावा जो लिपिड्स की कैटाबोलिज्म है, फॉर्मेशन एंड लिपिड्स की कैटाबोलिज्म जो है ना हमारे पास वो यही करवाता है। ठीक है, कैटाबोलिज्म ऑफ लिपिड, इसके अलावा कैटाबोलिज्म भी और मेटाबोलिज्म भी, ये भी लिख लें। मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हमारे पास करवाता है लिपिड्स की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्केलेटल मसल सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो स्केलेटल मसल सेल्स है ना उनमें हमारे पास ये पाई जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके अलावा जो कैल्शियम स्टोरेज होती है ना हमारी बॉडी में वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल में जो है ना कैल्शियम को स्टोर करवाता है। जैसे विटामिन डी, अब विटामिन डी असल में विटामिन डी का काम हमारे हम ये नहीं कि हम जो कहते हैं धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी हमारे मतलब बॉडी में आएगा, धूप हमें विटामिन डी प्रोवाइड नहीं करती, असल में हमारी बॉडी में ही विटामिन डी बनता है, लेकिन उस विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए हमें सोलर एनर्जी चाहिए होती है, वो मतलब धूप रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। ठीक है ना, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो कैल्शियम को स्टोर करवाते हैं हर सेल में, मसल्स में नहीं, जो सेल होते हैं ना एवरी सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करवाता है। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजर फाइबर उसमें भी प्रेजेंट होता है। SER प्रेजेंट कहाँ पे, और एक होता है स्केलेटल मसल सेल्स में भी होता है, और बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजिंग फाइबर, ये इसमें हमारे पास ये पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो और एक और भी बात, आपने ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, हम उसमें भी जो प्रोडक्शन करवाते हैं ना स्टीरॉयड हार्मोन्स की हमारी बॉडी में, वो भी जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करवाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब हमारा इसके फंक्शंस अक्रंस वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो गया। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको कामयाब करें, आमीन।